हेलो फ्रेंड्स, डी स्मार्ट स्टडी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बुद्धि के मापन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बुद्धि के सिद्धांत, प्रकार और परिभाषा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। मैं अपने इस चैनल पर 100% विषय वस्तु से रिलेटेड चीज़ें ही लेके आता हूँ, तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहें। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है, बुद्धि मापन क्या होता है। बुद्धि कोई कपड़ा तो है नहीं, कोई वस्तु तो है नहीं, यह एक अमूर्त वस्तु होती है। तो इसका मापन विभिन्न बुद्धि परीक्षणों के आधार पर किया जाता है। उन विभिन्न बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से मानसिक आयु निकाली जाती है और बुद्धि लब्धि के सूत्र होता है एक, जो विलियम स्टर्न के द्वारा दिया था और उसका संशोधन भी किया गया था। उस सूत्र में मानसिक आयु का मान रख के हम बुद्धि का मापन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग और मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किस किस ने किया है, इसकी थोड़ी ऐतिहासिक भूमिका पढ़ लेते हैं। बुद्धि लब्धि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रथम प्रयोग 1890 ईस्वी में आरवी कैटल के द्वारा किया गया। प्रथम बुद्धि परीक्षण मापन 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने के द्वारा तैयार किया गया। इसे बुद्धि परीक्षण का जनक भी कहा जाता है। मानसिक आयु का सर्वप्रथम विचार अल्फ्रेड बिने के द्वारा आया। 1908 में इसको प्रस्तुत किया गया। वास्तविक आयु का विचार सर्वप्रथम विलियम स्टर्न के द्वारा आया, जिसे 1911 में प्रस्तुत किया गया। बुद्धि लब्धि का प्रथम सूत्र 1912 ईस्वी में स्टर्न के द्वारा प्रस्तुत किया गया और वह क्या था, IQ बराबर MA/CA। IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मैंने बताया कि विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से मानसिक आयु याद कर ली जाती है और वास्तविक आयु जो अपनी होती है वो होती है, और इस मानसिक आयु में वास्तविक आयु का भाग देकर हम बुद्धि लब्धि प्राप्त कर लेते हैं। और बुद्धि लब्धि प्राप्त होने के बाद में हमें बुद्धि का मापन हो जाता है। लेकिन इस सूत्र में कमियां थी और इसको दूर किया था टर्मन ने 1916 ईस्वी में, और नया सूत्र दे दिया IQ बराबर MA/CA गुना 100। केवल जो ऊपर वाला सूत्र था इसको 100 से गुना कर दिया है। और इस चार्ट को APA द्वारा, या इस सूत्र को APA द्वारा सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। APA है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ क्या है। बुद्धि मापन के लिए चूंकि विभिन्न परीक्षणों का उपयोग किया जाता है और जिसमें मानसिक आयु और वास्तविक आयु के द्वारा बुद्धि लब्धि प्राप्त करके बुद्धि मापित की जाती है, इसलिए वास्तविक आयु और मानसिक आयु की आवश्यकता होती है। तो वास्तविक आयु वर्ष, माह और दिन में होती है और व्यक्ति के जन्म से लेकर परीक्षा देने तक यह गिनी जाती है। यानी जब परीक्षण किया जाता है तब तक यह गिनी जाती है। यानी एक तरीक़ा से आयु बालक की जितनी या फिर व्यक्ति की जितनी आयु होती है वही उसकी वास्तविक आयु होती है। अगला है मानसिक आयु। मानसिक आयु से मतलब मान के चलिए कोई परीक्षा है जिसमें 100 प्रश्न है और अधिकांश परीक्षार्थी जिनकी उम्र 15 वर्ष और 6 महीने है वो 40 प्रश्नों के ठीक उत्तर दे देते हैं उस परीक्षा के अंदर। तो कोई भी व्यक्ति जो 40 प्रश्नों के ठीक उत्तर दे देता है उस परीक्षा में, तो उसकी आयु 15 वर्ष 6 महीने हो जाएगी। तो उस परीक्षण के माध्यम से हम मानसिक आयु निकाल सकते हैं। लेकिन मानसिक आयु का सामान्य तौर पर मतलब होता है कि यदि किसी परीक्षण के हिसाब से किसी व्यक्ति को कोई कार्य दिया जाता है और वह मान के चलिए 16 वर्ष के बालकों के लिए वह परीक्षण बनाया गया है और वह उस परीक्षा में जितना क्राइटेरिया फिक्स किया गया है उन सवालों को कर लेता है, तो उसकी मानसिक आयु 16 वर्ष हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, बेसल आयु। बेसल आयु का मतलब यह है कि अपनी उम्र से अधिक उम्र के लिए निर्धारित किए गए कार्य को अगर वह कर लेता है कोई भी व्यक्ति, तो उसकी बेसल आयु वह कहलाती है। जैसे मान के चलिए उसकी उम्र 16 है लेकिन वह 32 वर्ष के कार्य को कर लेता है तो उसकी बेसल आयु हो गई 32 वर्ष। इसी प्रकार से टर्मिनल आयु है। यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक आयु से कम आयु के लिए निर्धारित कार्य नहीं कर पाता है तो वह उसकी टर्मिनल आयु कहलाती है। यदि मान के चलिए
किसी व्यक्ति की 32 वर्ष एज है और उसको 25 वर्ष का कार्य दिया जाता है और वो उसे नहीं कर पाता है, तो उसकी टर्मिनल आयु 25 वर्ष कहलाएगी। मानसिक आयु का वास्तविक आयु से कोई संबंध नहीं है। कहने का मतलब यह है, मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। मानसिक आयु अगर वास्तविक आयु से अधिक है तो बालक को कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है, और अगर कम है तो उसको मंदबुद्धि कहा जाता है, और मानसिक आयु वास्तविक आयु बराबर है तो इसको सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाता है। जैसे मान के चलिए किसी बालक की मानसिक आयु 8 है और वास्तविक आयु 12 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि की अपन को गणना करनी है। कैसे करेंगे? क्योंकि हम बुद्धि लब्धि का सूत्र जानते हैं, MA/CA गुना 100। तो इसमें मानसिक आयु का मान कितना दिया हुआ है? 8। इसको अपन 8 की जगह मानसिक आयु की जगह रख देंगे, और वास्तविक आयु का मान दिया गया है 12, इसको अपन वास्तविक आयु के स्थान पर रख देंगे। इसको हल करने पर 66.66 आया। अब टर्मन ने 1904 बालकों का विनय बुद्धि परीक्षण के माध्यम से एक वर्गीकरण किया है, वो इसे देख लीजिए। ये रहा। इस वर्गीकरण में हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से 66.66 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बालक अल्प बुद्धि वाला है। इस सारणी के हिसाब से इस क्वेश्चन में व्यक्ति जितने पॉइंट हासिल करता है वह उसकी बुद्धि लब्धि उतनी हो जाती है, और वह उसी हिसाब से मंद बुद्धि वाला या प्रतिभाशाली बालक हो जाता है। अगला है बुद्धि लब्धि की निरंतरता। बुद्धि लब्धि की निरंतरता से मतलब यह है कि बुद्धि लब्धि कब तक बढ़ती है, कब तक घटती है। तो मनुष्य की बुद्धि अक्सर 16 से 18 वर्ष तक बढ़ती है। अधिकांश बालकों की बुद्धि लब्धि एक सी रहती है। मंदबुद्धि वाला वयस्क ही बनेगा, और तीव्र बुद्धि वाला बालक तीव्र बुद्धि वाला वयस्क ही बनेगा। आयु के साथ एक सीमा तक मानसिक आयु बढ़ती रहती है, इसलिए बुद्धि बढ़ती है, किंतु बुद्धि लब्धि स्थिर रहती है। सॉरी, यहाँ गलत लिखा। अगर हम थोड़ा डीप में जाएं तो जो 18 वर्ष और 20 वर्ष और 21 वर्ष भी बुद्धि लब्धि बढ़ती है। वो किन बालों की बढ़ती है? जो प्रतिभाशाली होते हैं उनकी 21 वर्ष तक बुद्धि लब्धि बढ़ती है, और जो अतिश्रेष्ठ होते हैं उनकी बुद्धि 20 वर्ष तक बढ़ती है, और जो सामान्य बुद्धि वाले होते हैं उनकी 18 वर्ष तक बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि लब्धि साधारण व्यक्तियों में जीवन पर्यंत एक सी रहती है। इसी को ही बुद्धि लब्धि की निरंतरता कहा गया है। बुद्धि लब्धि को भी बहुत सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जैसे निम्न सामाजिक और आर्थिक कारक और पिछड़ी संस्कृति। दूसरा है घर परिवार का वातावरण कैसा है। अगर अच्छा है तो उसकी बुद्धि लब्धि अधिक होगी। अगर बुरा है, डेली लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर किसी प्रकार की मानसिक प्रॉब्लम उसको होती है, तो उसकी बुद्धि लब्धि इतनी नहीं बढ़ पाती है या ज़्यादा। तो व्यक्ति का व्यवसाय, जैसे अगर व्यक्ति डॉक्टर है या मजिस्ट्रेट है, यानी तो उसका व्यवसाय अगर अच्छा है तो 100% उसकी बुद्धि लब्धि भी अच्छी होगी। इसी प्रकार शिक्षा का गुणात्मक स्तर, अगर किसी व्यक्ति ने अच्छी डिग्री ले रखी है उसकी बुद्धि लब्धि अधिक होगी। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का है तो उसकी बुद्धि लब्धि चांसेज है कि कम हो, मैक्सिमम यही होता है। और शारीरिक क्षेत्र में या शहरी वातावरण में रहने वाले व्यक्ति की बुद्धि लब्धि अधिक होती है। इसी के साथ में हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम विभिन्न बुद्धि परीक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे।